नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक साल बाद अब WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह मान लिया कि कोरोना हवा में फैल सकता है। विशेषकर बंद और भीड़ भाड़ वाली जगहों में इसके संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। WHO की पुष्टि के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि भारत जैसा बड़ा आबादी वाला देश इस चुनौती से कैसे निपटेगा। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान डॉक्टर प्रज्ञा यादव और डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, दोनों बड़े साइंटिस्ट हैं। ये हमारी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर हम दोनों से बातचीत करेंगे। तमाम दायरे तोड़ रहा है ये खतरनाक कोरोना। आंकड़े थम नहीं रहे, मौत नहीं रुक रही, हाहाकार जारी है, चित्कार ही चित्कार है। और इन सब के बीच कोरोना की दहशत बढ़ाने वाली खबर है। जी हां, जिसका डर था वही हो रहा है। इस आशंका की पुष्टि हो गई है कि कोरोना का संक्रमण हवा से फैलता है। 6 फीट की दूरी पर भी कोरोना से बचना मुश्किल है। घरों के भीतर रहने वालों पर भी चपेट में आने का खतरा है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर भारत में अभी सर्वाधिक संघातक स्थिति में है। अब तो वैज्ञानिकों ने इसके हवा के जरिए फैलने यानी एयरबॉर्न होने की रिपोर्ट पर भी मुहर लगा दी है। अब जरूरी है कि इसकी नीतियों पर, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसे कैसे इरेडिकेट किया जाए, इस पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत के लोगों ने पहले ही अपने लापरवाही भरे नजरिए से और रवैये से देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हमें चारों ओर निराशा ही दिखाई देती है। यूं तो कोरोना की हवा से हवा में फैलने की आशंका काफी पहले से जताई जा रही थी, लेकिन एक साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस आशंका की पुष्टि कर दी है। WHO ने पूरे एक साल बाद आखिरकार ये मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO ने अपनी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए कहा, वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली जगहों में हवा से भी फैल सकता है। ऐसी जगह जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं खतरनाक है, क्योंकि वायरस एरोसोल के जरिए हवा में 1 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। Since the beginning of last year, from March, April onwards, that this is an airborne infection. Now, what does it mean, airborne? It means that when someone speaks or coughs or sings or laughs, there are always droplets and particles that come out. The larger particles, which are called droplets, they fall to the ground within about 6 feet of distance, just gravity. And that's why that 6 feet rule came about last year, saying that that's a safe distance to maintain. There are, however, smaller particles, microparticles, or you can call them aerosols, which are small enough and light enough to remain in the air for a period of time. इसका सीधा मतलब यह है कि कोरोना से बचाव को लेकर अब प्रोटोकॉल में बदलाव करना होगा। वायरस से लड़ने की रणनीति बदलनी पड़ेगी, खासकर भारत जैसे देश में जहां लोग अब भी लापरवाही पर उतारू हैं, जहां सामाजिक दूरी से सुरक्षा अब भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। आज तक ब्यूरो। WHO ने अब ये माना है कि कोरोना वायरस जो है वो हवा में भी है, यानी कि ये एयरबॉर्न है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपनी गाइडलाइंस में भी WHO ने इस बात को शामिल कर लिया है। हमारे साथ दो बड़े साइंटिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, प्रज्ञा यादव जी और डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी। नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्कार डॉक्टर रमन, दोनों का धन्यवाद आपका और स्वागत। डॉक्टर रमन, WHO अगर अब ये कहता है और अपनी गाइडलाइंस में भी इस बात को शामिल करता है, तो हमें किस तरह से इस एयरबॉर्न वायरस से संभल कर रहना है? देखिए, पहले भी हम लोग एक कहा करते थे कि ये वायरस जो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है और एरोसॉल से ट्रांसमिशन है। लेकिन वो जब कहते थे तो उस टाइम पे शायद हम लोगों की नज़र सिर्फ जहां ICU है उसमें वेंटिलेशन नहीं है या ऑपरेशन थिएटर्स हैं उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स काम करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा नज़रिया होता था कि उनको संभल के रहना पड़ेगा, उनको वो PPE पहन के उनको खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि उनको एक्सपोजर ज़्यादा होगा जी, क्योंकि क्लोज स्पेस है। अब ये नए जो फाइंडिंग्स हैं, इनका ये कहना है कि अगर एक आध मरीज जो है वो अपने घर में बैठा और उसके सामने
वो जो हम सेफ डिस्टेंस 6 फीट का बोलते थे, वो 6 फीट का क्राइटेरिया चलेगा नहीं। तो अगर कोई मरीज है या कोई सस्पेक्टेड इंसान है, उसने खुद को आइसोलेट करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर घर के अंदर पालन करना है, और घर में के हर इंसान ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव नहीं आता है तब तक ये करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम लोगों में हम ये समझ रहे थे कि सिक्रेटरी ये जो सिक्रीशंस होते हैं उससे ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस ये ज़्यादा होते होंगे, इसलिए लोग क्या करते थे, बाहर से कोई चीज़ लाई, समझो दूध की थैली लेके आए हैं, तो वो दूध जो लेके आएंगे उसको भी साफ करने में ज़्यादा वक्त ज़ाया करते थे। लेकिन अभी के फाइंडिंग्स में ऐसे लगता है कि ये हवा में ही एक से दूसरे को लगने का चांस ये इस किस्म के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज़्यादा है। लेकिन इसका गलत अर्थ ये नहीं निकालना है कि मैं समझो घर में बैठा, तो जैसे पोल्यूशन हवा में बढ़ता है वैसा वायरस भी हवा में उसके मन मर्जी जब बढ़ेगा, और मैं घर में बैठा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, फिर भी हवा से आके वो वायरस मुझे इन्फेक्ट करेगा। इस किस्म का अगर हमारे मन में विचार आया तो वो गलत विचार होगा। सर यही विचार आ रहा था जो आपने कहा डॉक्टर रमन, हम लोग यही समझ रहे थे कि ये तो हवा में कहीं से भी आ जाएगा, हवा में तैर रहा है और कहीं भी हम इन्फेक्ट इससे हो जाएंगे। डॉक्टर प्रज्ञा, यही बात जो डॉक्टर रमन कह रहे हैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्या आजकल हम जो केसेस देख रहे हैं कि अगर घर में एक पॉजिटिव होता है तो वो संक्रमण डॉक्टर प्रज्ञा सभी को हो जाता है, धीरे धीरे पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जाती है, तो क्या इसी एयरबॉर्न की वजह से ऐसा हो रहा है? एक्चुअली अभी जो एक लैंसेट पे एक नया पेपर आया है जिसको उन्होंने बताया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं और उसमें अराउंड 59% ऐसे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसमें जो ये इन्फेक्शन घरों में हो रहा है उसका मेन कारण जो है वो एरोसोल ट्रांसमिशन, मीन्स हवा के जब हम सांस ले रहे हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि वो कभी भी घर से बाहर भी नहीं गए, लेकिन उनके सेम फ्लोर पे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड थे, या उनके घर आसपास जो दरवाजे हैं एक दूसरे के सामने खुलते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हवा के थ्रू जब हम सांस ले रहे हैं तो वो हमें इनहेल हो रहा है, और उसकी वजह से ये ट्रांसमिशन तेजी से होता है बाकी फैमिली मेंबर्स को। अगर आप इसी तरह का एपिसोड देखेंगे जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग हुई है और जहाँ पे भी इस तरह के सुपर स्प्रेड इवेंट्स हुए हैं, वहाँ पे भी आपने देखा है कि जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से फैलते हैं और ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो एरोसोल ट्रांसमिशन है कहीं ना कहीं ये हो रहा है। एक्चुअली अगर हम ट्यूबरकुलोसिस या मीजल्स का एग्जांपल देखें तो बहुत सालों तक लोगों ने एयर सैंपलिंग करने की कोशिश की और प्रूव करने की कोशिश की कि जो पैथोजन था वो हवा में है, लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत डिफिकल्ट है प्रूव करना कि आप हवा से वायरस ले ले और उसको लाइव कल्चर करके डिमॉन्स्ट्रेट कर दे कि वायरस लाइव वहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है ट्यूबरकुलोसिस के साथ या मीजल्स के साथ, जहाँ पे जो R0 वैल्यू है, जिसको गंगा खेड़कर सर अच्छे से समझा पाएंगे आपको, कि जो हमारा SARS-CoV-2 वायरस है उसका जो R0 वैल्यू है वो बहुत कम है अगर हम मीजल्स के कंपेयर में देखें। उसके बावजूद टीबी के भी मामले में लोगों को बहुत सालों तक हवा में प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन जो ट्रांसमिशन लगातार होता रहा फैमिलीज में और कम्युनिटी, उसके बेसिस पे ये मान लिया गया कि ये वायरस जो है वो हवा के थ्रू फैलता है। तो सेम चीज अगर हम अपने यहाँ भारतवर्ष में भी देखें कि जब लास्ट ईयर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पिछली बार जब हुआ था तो इतना ज्यादा फैमिलीज में इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि जो यंग इस बार बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है और वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो जब वो ब्रीथ कर रहे हैं और वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उस प्रोसीजर में अगर वो बीमार है या उनको थोड़ी बहुत भी कोविड का पॉजिटिविटी है और उनको पता नहीं क्योंकि उनको ऐसा कोई सिम्टम ज्यादा नहीं है, बट वो अगर जोर जोर से बात करते हैं या स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, तो जो वायरस है वो ट्रैवल करेगा और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इवन जैसे कि सर ने बताया कि जो हॉस्पिटल्स में हम मानते थे कि जो भी एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, पहले उसको ज़्यादा माना जाता था कि उस प्रोसीजर में जो एरोसोल जनरेट होता है उसकी वजह से ट्रांसमिशन ज़्यादा हो सकता है।
लेकिन अभी जो बहुत सारा डेटा पिछले साल और इस साल जनरेट हुआ है, उससे लोगों को ये लगता है कि ह्यूमन से ह्यूमन या जो एरोसोल जनरेट होता है, या लोगों ने जो हॉस्पिटल में क्वारंटाइन थे और वहाँ का जो डेटा मिला है, उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं एरोसोल ट्रांसमिशन का एक बहुत बड़ा रोल है इस वायरस के स्प्रेड में अभी के टाइम पे, और इसको हम अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है मैम। और इसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर, जैसा सर ने बताया कि यदि हम घर में भी और एक व्यक्ति पॉजिटिव हो गया है और बहुत सारे बाकी लोग पॉजिटिव नहीं है, तो हमें अब प्रिकॉशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो जो घर के बाकी मेंबर्स भी हैं वो इन्फेक्ट हो जाएंगे। बट सेम टाइम ऐसे भी बहुत सारे हाँ डॉक्टर प्रज्ञा आते हैं आपके पास, एक रिएक्शन डॉक्टर गंगा का भी ले लें। डॉक्टर गंगा, ये घर में इंडोर या आउटडोर, ये दोनों जगह उतना ही खतरनाक है या कहीं हम थोड़ी सी राहत ले सकते हैं, और इससे बचें भी कैसे सर? नहीं, एक चीज हमको समझना पड़ेगा, जब हम ऑपरेशन थिएटर बोलते थे, जब हम आईसीयू बोलते थे, वहाँ वेंटिलेशन बराबर नहीं होता है। और घर में भी हम अगर गए तो घर में भी वेंटिलेशन जो होता है वो जिस ढंग से चाहिए, उस किस्म के घर हम लोग बहुत रेयरली देखा करते हैं कि दरवाजा या खिड़की एक में के सामने हो या दो खिड़कियां एक में के सामने हो तो सारी हवा फिरते रहेगी घर में। ये मुश्किल है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, अब आज तक जो भी फिगर्स आ रहे थे उसमें एक ही पता चल रहा था कि सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन की जो रिस्क होती है वो घर के अंदर ही होती है सर। अब घर बाहर के हिसाब से अगर आपने देखा, मैं अगर बाहर फिर रहा हूँ, बाहर चारों तरफ खुला मैदान है, तो उस जगह पे मुझे बीमारी लगने का चांस बहुत कम रहेगा। जो घर के अंदर या कोई छोटे इस किस्म के हॉल के अंदर हूँ मैं, जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, जहाँ एसी है, एसी में रिसर्कुलेट हो रहा है, उस किस्म के इसमें शायद सेटिंग्स में वो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ये ज्यादा रहेगी। लेकिन मेरा एक डर बहुत ज्यादा है, जब हम ये हवा में ट्रांसमिशन करके लोगों को बोलते हैं, तो आप एक चीज सोचिए, लोगों को क्या लगेगा, ये हवा से उड़ते उड़ते आएगा, हवा के अंदर से मेरे शरीर में चले जाएगा, अब तो मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे न वो दिखता है, न मैं उसके खिलाफ कुछ कर पाऊंगा। यही तो लग रहा है सर, बिल्कुल तो यही लग रहा है हम सबको। मास्क लगाना ये तो मुश्किल काम है जी। तो उसकी वजह से जो डर फैल जाएगा, आप उसका असर देखिए, कुछ दिन ऐसा समय आने का डर रहेगा, अगर ये ज्यादा पैनिक मोड में हम चलेंगे तो आपको ज्यादा डर क्या दिखेगा, लोग आपका लॉकडाउन निकाले भी, कहीं रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन जो कैलिब्रेटेड लॉकडाउन होता है, फिर भी लोग बाहर निकलने से ना करेंगे। आप देखेंगे शायद बच्चों को वो स्कूल भेजने से भी डर जाएंगे। इस किस्म का डर रखने की कोई जरूरी नहीं है। हर इंसान ने खुद सोचना है कि घर में जब ज्यादा केसेस एक जगह पे मिल रहे हैं, बोलते हैं, तो उसका कारण सिर्फ एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, ऐसे समझना ये गलत रहेगा। आप अगर खाना खाते वक्त मास्क नहीं पहनते हैं, दोनों भी लोग जब मास्क बगैर पहन के खाना खाते हैं तो या चाय पीते हैं, उस वक्त भी ये बीमारी लगने का डर उतना ही ज्यादा रहेगा। और इस किस्म का डेटा कि ये ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, ये मैं घर के रहने से ज्यादा लोगों को हुआ ना, ये बोलने के लिए जितना रोबस्ट एविडेंस चाहिए वो रोबस्ट एविडेंस अभी भी नहीं है। ये जो लैंसेट के पेपर की जो बात होती है, ये लैंसेट के कोई ओरिजिनल फाइंडिंग्स उसके खुद के नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव लिखा गया। ये पर्सपेक्टिव में उन्होंने अलग अलग किस्म के स्टडीज को कोट किया और उसके बाद में बोला है कि शायद ये रूट इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसको तो किसी ने नकारा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट तो रूट होता है, लेकिन उसी वक्त हमने समझना है कि हेल्थ केयर वर्कर्स सारे क्या 24 घंटा पीपीई पहन के ही घूमते होंगे हॉस्पिटल में, ऐसे भी नहीं है। फिर भी क्या 100% हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन हुआ था क्या? नहीं हुआ। अगर वो उस ढंग से अगर होता था तो ये तो हवा में, उनके यहाँ तो सारे पेशेंट्स ही होते हैं, उसमें तो होना बहुत आसान रहेगा। भले आप पीपीई पहनो, 24 घंटा तो नहीं पहनेंगे सर, आप कहीं ना कहीं तो उसमें थोड़ी कतर रखेंगे। सर क्या होता है डॉक्टर गंगा, डॉक्टर गंगा क्या होता है कि आप तो साइंटिस्ट हैं, तो आप बहुत बारीकी से चीज देखते हैं डॉक्टर प्रज्ञा और आप जैसे लोग, लेकिन हम जो आम इंसान होते हैं वो तो डर जाते हैं।
डॉक्टर प्रज्ञा, क्या मान लीजिए हमारे ऐसे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ऐसे बड़े बड़े घर, खुले खुले घर दूर दूर तो हैं नहीं, यहाँ तो बड़ी क्लोज्ड सोसाइटीज़ हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाले हैं। ऐसे में मैम बालकनी में खड़े हैं तो क्या डरना चाहिए, लिफ्ट से जा रहे हैं तो क्या डरना चाहिए, या अगर स्टेयर से नीचे उतरे सीढ़ियाँ से तो लगता है कि अरे अभी कोई नहीं गया हो, यहाँ एयर में ना हो, कितनी देर तक रहता है और ऐसे मामले में क्या करें? तो अभी जो लेबोरेटरी डेटा जो प्रूव किया है वो ऐसा कहते हैं कि 3 घंटे तक वायरस जो है हवा में जिंदा रह सकता है, सिंपल लैंग्वेज में हम कहें। लेकिन हमेशा जो बहुत समय से सब लोग ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम मास्क लगा के जाते हैं तो चूंकि हमने ऑलरेडी एक कवर किया हुआ हमारे फेस को, तो वायरस सडनली आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। और ये एक तो पहली बात है। दूसरी बात है कि ज़्यादातर जिन घरों में इन्फेक्शन है इसीलिए होम क्वारंटाइन कर रहे हैं और उनके ट्रैवल वो बाहर ना जाएं, इसकी हम बात भी कर रहे हैं। तो जैसा सर ने एक्सप्लेन किया कि ये मानते हैं कि रिस्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपना जीना हम नहीं छोड़ सकते हैं। और हमें ये समझना है कि हमें एक बैलेंस करना है कि हम असेसमेंट करते समय कि हमें कितना करना है और कितना डरना है। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होगा कि लोगों की हेल्थ बस फियर से खराब हो जाएगी, भले ही इवन वायरस उनको इन्फेक्ट ना करे। तो रिस्क है, लेकिन इतना ज्यादा भी हमें नहीं डरना है कि हम अपने सारे काम बंद कर दें। और जब भी हम अगर हम मास्क लगाते हैं और जब किसी जगह जाते हैं, लिफ्ट जो कॉमन सर्विसेज हैं जहाँ पे और भी लोग आते हैं, तो हैंड सैनिटाइज करेंगे और अगर हम मास्क लगाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका बहुत सारा डेटा भी रेज किया गया कि यदि इवन अगर कोई कोविड पेशेंट है, जैसे सर ने बताया कि जो वार्ड्स होते हैं जहाँ पे कोविड वार्ड होता है वहाँ पे तो सारे ही लोग एक लाइन से एक साथ एक के बाद एक लेटे होते हैं। और अगर हम ये मानते हैं कि वहाँ पे बहुत हाई एरोसोल जनरेट हो रहा है तो उसका मतलब है कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर है वो सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो इस साल हेल्थ केयर वर्कर जो भी प्रिकॉशन ले रहे हैं वो लोग सुरक्षित हैं और डेथ भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं वो काम कर रहे हैं और इसलिए वो शायद वो आम जनता के लिए भी अप्लाई होता है। जब हम इतने सीवियर जहाँ पे एरोसोल जनरेट हो रहा, अगर वहाँ पे लोग इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आम जनता भी अगर मास्क लगाती है और सारे जो नियम फॉलो करती है तो इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैम। डॉक्टर गंगा, जैसे ये ड्रॉपलेट्स के जरिए जाता है, उससे हम इन्फेक्ट होते हैं। मान लीजिए हम लोग सब बैठकर बातें कर रहे हैं कहीं घर में या कहीं किसी और कॉन्फ्रेंस में, साथ में एक कॉन्फ्रेंस रूम में, एक हॉल में, तो वहाँ सिर्फ बात करने से भी अगर मास्क नहीं है और अगर कोई किसी को सिम्टम्स नहीं है, वो पॉजिटिव है, तो वो भी नुकसान कर सकता है। उसका वायरस भी हवा में रहकर दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, या सिर्फ छींकने और खांसने से ही ये फैलेगा? नहीं, छींकने और खांसने से ही फैलता है नहीं होता है, लेकिन छींकने और खांसने के वजह से जो फैलता है वो आपको बीमारी लगने का उसकी वजह से चांस ज्यादा होता है। आप जब सादे बात करते वक्त की बात करते हैं तो उसमें भी हम एक फर्क लगाते हैं कि जो गाना गाता है, जोर से बात करता है, उसकी वजह से जो सेफ डिस्टेंस हम 6 फीट का बोलते हैं वो लंबा हो जाएगा। अगर वो बहुत जोर से या जोर से गाना गा रहे हैं लोग, तो वो आगे तक वो एरोसॉल जाने का डर रहेगा। तो हमको एक समझना है, हम जितना वो उसके बारे में जिस ढंग से सोच रहे हैं, जो हमारी इमेजिनेशन जो बताने की कोशिश कर रहा है, उस ढंग का ये नहीं है ना। ये ऐसे अगर हमने सोचना शुरू किया तो लोग बोलेंगे मैं मास्क क्यों पहनूं, वो तो ऐसे भी हवा से ही आने वाला है और वो कहीं दिखता तो नहीं है, वो हवा में तैरता है। मैं क्यों मास्क पहनूंगा, मैं क्यों वैक्सीन लूंगा? फाइनली मेरे शरीर में तो कभी ना कभी तो जाना ही है, क्योंकि वैक्सीन से तो सीवियर कोविड डिसीज और डेथ इसको ही रोक सकते हैं। हमको एक चीज समझना है, लैब में 1000 चीजें होती है, लेकिन हर चीज का मायना ना इंसानों में जब देखा जाता है तो वो उसी ढंग का होना, ये तो चांस जो होता है वो पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर बराबर ढंग से हमने सोचा तो उसके ऊपर होता है। ठीक है सर। लेकिन उसका इतना ठोस सबूत हमारे पास अभी नहीं है। राइट। हम अगर ये चल के माने कि सारे लोग डर के ऐसे रहने लगे
जैसा मैंने बोला, घर के बाहर निकलने को डरेंगे, बच्चों को लेके जाने को डरेंगे। दूसरा असर क्या होगा, आप भले कितना भी आपके गाइडलाइन निकालो कि होम आइसोलेशन करना चाहिए, एक समय आएगा पैनिक बढ़ गया तो घर में कोई कोविड पॉजिटिव है या वो खांसा छींका या बुखार आया तो उसके घर के बाहर निकाल डालेंगे। ये कोई अच्छी बात है? ऐसे मुझे नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और ये बहुत ज्यादा आप गहराई से सोचना चाहिए। और आप बहुत पॉजिटिवली ये बात कर रहे हैं सर, मतलब बहुत ज्यादा डरना नहीं है, लेकिन क्योंकि WHO ने कह दिया, अपने गाइडलाइंस में शामिल कर दिया, तो हम डरते हैं। मैम, ये ब्लैक फंगस, डॉक्टर प्रज्ञा, ये कोविड पेशेंट्स में और जो ठीक हो रहे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। ये क्या है? बहुत जल्दी से समय खत्म हो रहा है, अगर आप बता दें और इससे एहतियात क्या रखें तो बहुत अच्छा होगा। जो वेंटिलेशंस के लिए जो हम मशीन यूज करते हैं उसमें डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें ये फंगस ग्रो हो जाता है और फिर ये जो पेशेंट है कोविड के उनको भी हो जाता है। तो उसके बारे में काफी चर्चा इस समय हमारे देश में चल रही है और लोग उसको डिकंटामिनेट करके और इस प्रॉब्लम से निजात पाने की कोशिश लगातार लगे हुए हैं। एक्चुअली जो भी ICU यूनिट्स होते हैं वहाँ पे उनके खुद के अपने कुछ सेल्फ प्रॉब्लम्स होते हैं, और उनमें से ये भी एक प्रॉब्लम है जो पेशेंट को हो सकता है। और चूंकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई हम पेशेंट को दे रहे हैं तो ये इन्फेक्शन उनके तक पहुंच सकता है। तो होपफुली बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इसके प्रति एक्शंस लिए हैं और हमें उम्मीद है कि लोगों को ज्यादा सफर ना करना पड़े। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रज्ञा यादव और डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए और हमारे साथ ये तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। WHO ने अब ये कहा है कि कोरोना वायरस हवा में भी है, एयरसोल इसे बताया है, एयरबॉर्न ये है, यानी कि हवा में तैरता रहता है कुछ घंटों के लिए, तो बेहद खतरनाक है। अपना आपको ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। वैज्ञानिकों को पूर्वानुमान नहीं था, सरकारों की तैयारी नहीं थी, कोरोना की दूसरी लहर आई और सच्चाई सबके सामने। किस तरीके से पूरी आबादी तड़प रही है, किस तरीके से सुविधाओं की कमी दिख रही है, लेकिन इस दूसरी लहर का जो पीक है, यानी कि वो समय जब सर्वाधिक आंकड़े आएंगे, जिसके बाद आंकड़े घटना शुरू हो जाएंगे, वो तारीख कब आएगी, उससे कितनी दूर हैं हम, दूसरी लहर खत्म कब होगी, और साथ ही तीसरी लहर को लेकर जो बातें की जा रही हैं, जो फोरकास्ट दिया जा रहा है, उनके हिसाब से तैयारियों की सूरत क्या है। क्या बीत गया कोरोना की दूसरी लहर का सबसे खतरनाक दौर? To summarize all of that in one single number, if you take the nationwide total cases, we anticipate a peak by the end of next year. दूसरी लहर यहाँ तक हमारा अंदाज है जुलाई के महीने तक काफी कम हो जाएगी। क्या दूसरी लहर का कहर तीसरी लहर का सिर्फ ट्रेलर है? SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. कोरोना की तीसरी वेव में क्या युवा बुजुर्गों से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो सकते हैं? थर्ड वेव में एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि अब सिर्फ 18 से कम वाले लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे, और उन बच्चों की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी बहुत अलग होते हैं, उनके लिए हमें पीडियाट्रिशियन चाहिए होते हैं, तो हमें अभी से तैयारी करनी है। दुनिया में जहां जहां कोरोना की तीसरी लहर आई, वो दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक थी या कम? तो क्या हर देश में दूसरी लहर में ज्यादा इस समय इस वायरस ने तबाही मचाई है, या फिर भारत की स्थिति अलग है?
देखिए कई देशों में तो दूसरी लहर में इन्होंने काफी हंगामा मचाया था। इंग्लैंड एक एग्जाम्पल है हमारे पास। शहरों के बाद अब गांव में भी बड़े पैमाने पर फैल चुका है संक्रमण। क्या तीसरी लहर में गांव बनेंगे हॉटस्पॉट? दिन में कम से कम भी यहाँ पर 40 मौतें हो चुकी हैं और हर शाम को यहाँ पर डॉक्टरों की टीम आती है। प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। गाँव को नाकाबंदी कर दिया जाए ताकि बाहर का आदमी अंदर ना आए, ये अंदर के आदमी ज्यादा बाहर ना घूमे। क्या तीसरी लहर को रोकने का कोई उपाय नहीं है? क्या तीसरी लहर की तीव्रता को कम किया जा सकता है? हम पूरी तैयारी करें और ये देख लें कि जो कुछ हमने इस वेव से और पिछले वेव से सीखा है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें और वैक्सीनेशन को बहुत एग्रेसिवली करें, तो थर्ड वेव जो है वो इतना सीरियस नहीं होगा। सड़कों और बाजारों का जो ये सूनापन है वो दूसरी लहर की तबाही की गवाही दे रहा है। सबके मन में सवाल ये उठ रहा है कि जो भारत पहली लहर में कोविड मैनेजमेंट के कारण पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना था, उससे दूसरी लहर के आकलन में गलती कहां से हो गई। और इसीलिए आज तीसरी लहर के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। तीसरी लहर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। ये तय है कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन ये तय नहीं कि वो कब आएगी, कैसे आएगी, किस राज्य को सबसे पहले चपेटे में लेगी, उसकी संक्रमण दर कितनी होगी। SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new wave. और कुछ लोगों ने आशंका बताई है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। पहली बात तो ये कि तीसरी लहर फौरन नहीं आएगी, अगर आना भी है तो कुछ महीनों बाद आएगी। और तब तक यदि हम अच्छे से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा भीड़ वाली जगहों में न जाएं और यदि जाएं भी तो मास्क पहने, तो तीसरी लहर आएगी भी तो ज्यादा उसका कोई प्रभाव दिखने में नहीं आएगा। तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन ने चेतावनी दी है। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि दूसरी के बाद तीसरी लहर का आना तय है। इसके पीछे कारण भी बताया है। प्रोफेसर राघवन के अनुसार कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है, वायरस में म्यूटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से तीसरी लहर का आना तय है। Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. तीसरी लहर की तीव्रता 3 फैक्टर पर निर्भर करेगी। पहला, अगले कुछ महीनों में हम कितने लोगों का टीकाकरण करते हैं। दूसरा, सुपर स्प्रेडर इवेंट को कितना रोका जा सकता है। और तीसरा, कितनी जल्दी वायरस के नए वेरिएंट्स की पहचान कर उसे रोकने में सफलता मिलती है। तो थर्ड वेव में हमें कुछ चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना होगा, मुझे लगता है। पहला कि अब अगले 2-3 महीने में हमें तैयारी पूरी रखनी है
ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट वेव के बाद जैसे हम पूरे रिलैक्स हो गए थे कि अब कोरोना चला गया है, अब सब कुछ ठीक है, पार्टीज, शादी ब्याह सब कुछ वापस शुरू हो गया था, तो हमें वो ढील नहीं बरतनी है। अगर ये सेकेंड वेव होपफुली थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाती है तो हमें अपने आप को पूरा तैयार करके रखना है कि थर्ड वेव आ सकती है। तो सरकार भी उम्मीद है कि कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो नए बने हैं उनको डिसमेंटल नहीं करेगी, तैयारी पूरी रखेगी। तो वायरस जो अगले बार आएगा वो किस रूप में आएगा ये तो पता नहीं है। हमारे संसाधन इन 2 चीज़ के लिए हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट्स, हमारे जनरेटर प्लांट्स हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर लगना शुरू हो गए हैं। इसके ऑर्डर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोग काम भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम हर एक CHC भी करना शुरू कर दिए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए अपने टेक्नीशियन को और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिए हैं और एक प्रकार का व्यवस्था इस तरह से बना रहे हैं कि जिसमें अगर वायरस इस रूप में फिर आता है या नहीं भी आता है तो हमारे नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी एक सुविधा हो जाएगा कि वेंटिलेटर जो हमारे यहाँ अक्सर नहीं रहते थे, वो L3 की व्यवस्था में रहते थे, तो वो भी हमारे यहाँ पर अब आना शुरू हो जाएगा। तो उस तरह से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में अपना तैयारी पूरा कर रहे हैं और आगे की देखेंगे जिस तरह से भी वायरस आएगा उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। दूसरी लहर की भयावहता को देखकर लोग तीसरी लहर के बारे में सुनते ही सकते में हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये डर बैठा हुआ है जो और अतिरिक्त बढ़ रहा है तीसरी लहर की बात से। पर क्या डरने की जरूरत है? क्या तीसरी लहर के स्वरूप को लेकर कुछ ऐसा आकलन वैज्ञानिक कर सकते हैं कि उसके लिए हम बेहतर ढंग से तैयार हो सकें? जिस तरह से वायरस लगातार रूप बदल रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि मौजूदा वैक्सीन भी तीसरी लहर में वायरस से लड़ने में नाकाफी साबित हो सकती है। इसके लिए वैक्सीन को समय रहते अपडेट करने की जरूरत है और जिस तरह से वायरस के व्यवहार में बदलाव आ रहा है उसे देखकर आशंका जाहिर की जा रही है कि तीसरी वेव दूसरी से भी ज्यादा घातक हो सकती है। एक नया स्ट्रेन जैसे आंध्र प्रदेश में अभी नया मिला है N440K, इसको AP स्ट्रेन भी कहते हैं। इसको कंसीडर किया गया कि 15-20 टाइम्स मोर डेंजरस है प्रेजेंट स्ट्रेन से, जिसका नाम B1617 और B1618। तीसरी लहर के आने के संकेत हैं, ये कितनी एक्यूरेट होती है ये तारीखें? तारीख एक्यूरेट होने का मतलब बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये संभावना जरूर है कि तीसरी वेव आएगी। अगर हम दूसरे कंट्रीज से भी हम देखें तो हर जगह ये देखा गया है कि डिफरेंट पीक्स आए हैं। हाँ, उन पीक्स का जो मैक्सिमा होता है, जो उसकी विड्थ होती है, वो वेरी करती है। आज की डेट में इंडिया में जो सेकंड पीक देखा जा रहा है ये बहुत ही भयावह है। हर जगह ये देखा गया है कि सेकंड पीक फर्स्ट पीक से बड़ा रहा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। और ये हम सेकंड जो वेव है और ये जो पीक है, इससे हम किस तरीके से डील करते हैं, इस पे पूरी तरीके ये तय करेगा कि हमारा थर्ड जो वेव होगा वो कितना खतरनाक होगा या कितना माइल्ड होगा, हम उससे कितना इजीली डील कर पाएंगे। मैथमेटिक्स मॉडल एक्सपर्ट प्रोफेसर M विद्यासागर ने तीसरी लहर को लेकर एक मॉडल पेश किया है जिसके अनुसार दूसरी लहर में ही बड़ी आबादी संक्रमित हो रही है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका टेस्ट नहीं हो रहा है या जो एसिम्प्टोमेटिक है। ऐसे में जो संक्रमित हो रहे हैं उनमें कम से कम 6 महीने तक वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन उसके बाद इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लानी होगी। 6 महीने के भीतर हाई रिस्क पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना होगा ताकि तीसरी लहर दूसरी लहर जैसी भयावह ना हो। If you have an opportunity to get vaccinated, please do so. Please don't pass it up. तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए पहली और दूसरी लहर से मिले सबक को समझना होगा। भारत में पहली लहर सितंबर के महीने में पीक पर थी। इसके बाद केस तेजी से गिरे, जिसमें 2 फैक्टर अहम थे। पहला, जिन लोगों को संक्रमण हुआ उनमें इम्यूनिटी बनी। दूसरा, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित बचाव के जो कदम उठाए गए उनसे संक्रमण कम हुआ। लेकिन दूसरी लहर में जिस तरह की लापरवाही हुई, चुनाव, कुंभ, होली जैसे मौकों ने सुपर स्प्रेडर इवेंट का काम किया, उसने दूसरी लहर को घातक बना दिया। 2 चीजें थी। एक चीज तो ये थी कि हमने ये सोचा नहीं था कि वायरस इतना म्यूटेट करके इतना इन्फेक्शियस हो जाएगा
कि रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस 4 लाख तो कई लोगों ने सोचा था हो सकता है, पर ये सोचा था कि आस्ता आस्ता 4 लाख होंगे। जैसे पिछली दफा केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को समय मिला। हमारा गणितीय मॉडल जिसके द्वारा हम इसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस कर रहे हैं, उसके अनुसार ये लगभग अपने अधिकतम स्तर पे है इस समय, और कुछ दिनों के पश्चात आशा कर सकते हैं कि इसकी संख्या कम होने लगेगी। जहाँ तक प्रदेशों का सवाल है, उसमें कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश, ये अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच के अब धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगभग अपने अधिकतम स्तर पे हैं, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, और कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक हैं जहाँ भी अधिकतम स्तर पे आना बाकी है। तो जहाँ पे अधिकतम स्तर पे हैं या आना बाकी है, वहाँ पे विशेष ध्यान। पहली लहर में संक्रमित हुए लोगों में जो इम्यूनिटी बनी वो इतनी नहीं थी कि दूसरी लहर को रोक सके। कम इम्यूनिटी और बचाव के कदमों में ढिलाई से दूसरी लहर ज्यादा मजबूत हुई। साथ ही जहां इम्यूनिटी की वजह से वायरस को बेकाबू होने का मौका नहीं मिला, वहां पर उसने अपना रूप बदलकर लोगों को संक्रमित किया। तीसरी लहर में नेचुरली वायरस में होता है कि जो बढ़िया रेप्लिकेट करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो हो सकता है जो डबल म्यूटेंट है वो जैसे अब फैल रहा है डबल म्यूटेंट, वो ज्यादा तेजी से बढ़ा, वो शायद पुराने को पीछे छोड़ देगा और नए नए वो मरीजों को के अंदर वो संक्रमित नए नए आदमी से अफेक्ट हो जाएंगे। ये तो जरूर है कि जो वैक्सीन अभी तक किए गए हैं और जो प्रोड्यूस किए गए हैं उनमें कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति है। बहुत से वेरिएंट्स जो हैं वो भी इसमें क्रॉस इम्यूनिटी से आप बच सकते हैं। थोड़े से वेरिएंट्स अभी दिखाई दे रहे हैं जहां पे वैक्सीन शायद इतना इफेक्टिव नहीं हो, फिर भी आपको वो मेजर इलनेस, सीवियर इलनेस, डेथ से बचा सकता है। लोग अगर ये कहें कि अभी दूसरे वेव से आप लोग पार नहीं पा पाए, तीसरी की बात कर रहे हैं, ये उनकी चिंता सही होगी या फिर हम ये कहें कि हम दूसरी से सबक ले रहे हैं इसीलिए तीसरी की तैयारी करनी चाहिए? देखिए श्वेता जी, समस्या को समझना और समस्या के बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है। हमारा सेकंड वेव का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही इस वजह से है क्योंकि हम फर्स्ट वेव के बाद काइंड ऑफ ये मान चुके थे कि हम इससे बाहर आ चुके हैं। तो अगर आज की डेट में देश में ये चर्चा चल रही है कि तीसरी वेव आ सकती है और अगर वो आती है तो हमें कैसे तैयार रहना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो दूसरी क्या तीसरी लहर से भी जूझ चुके हैं। ऐसे में दूसरे देशों के पैटर्न और उनके अनुभव से काफी कुछ हम सीख सकते हैं इस दूसरी लहर के बारे में भी और तीसरी लहर की तैयारी को लेकर भी। कोरोना से सबसे प्रभावित देशों में अमेरिका नंबर 1 पर है। वहां पर अब तक कोरोना की 3 लहर आ चुकी हैं। पहली लहर का पीक अप्रैल 2020 में था, जबकि दूसरी लहर अगस्त 2020 में पीक पर पहुंची। जनवरी 2021 में यहां पर केस तेजी से बढ़े और तीसरी लहर ने दस्तक दी। जनवरी के बाद से अमेरिका में अभी तक केस कंट्रोल में है। कोरोना से सबसे प्रभावित यूरोपीय देश स्पेन में कोरोना की चौथी लहर का खतरा बना हुआ है। यहां पर केस तेजी से बढ़ रहे हैं। स्पेन में पहली लहर अप्रैल 2020 में पीक पर थी, जबकि दूसरी लहर नवंबर 2020 में सबसे तेज थी। यहां पर जनवरी 2021 में तीसरी लहर आई थी। फॉर्चुनेटली थर्ड वेव भी अब एक बहुत बड़ी रियलिटी लग रही है जो हमने पहले एक्सपेक्ट नहीं की थी। पिछली सेंचुरी में जो स्पेनिश फ्लू आया था उसमें 2 ही वेव्स आई थी, लेकिन उस वक्त ना तो हमारे पास वैक्सीन थी, ना दवाइयाँ थी, ना प्लाज्मा था। तो इसलिए हो सकता है कि वायरस इतना म्यूटेट ना किया हो जो अब कर रहा है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं वायरस को मिटाने की। तो जाहिर है कि वो भी कोशिश करेगा अपने आप को बचाने की और म्यूटेट जल्दी करेगा। तो बहुत सारे म्यूटेशंस दिख रहे हैं हमें, डबल म्यूटेंट, अब ट्रिपल म्यूटेंट भी आ गया है, एक तेलंगाना वेरिएंट भी दिख रहा है। तो ये सारे वायरसेस जो हैं ये काफ़ी
मैसिव वे में थर्ड वेव क्रिएट कर सकते हैं। ये वेव अनफॉर्चुनेटली हम अब देखना शुरू भी हो गए हैं। स्वीडन और कनाडा में ये थर्ड वेव आ चुकी है, इस समय पीक कर रही है। जिस समय हम बात कर रहे हैं इट इज़ ऑलरेडी पीकिंग, और अनफॉर्चुनेटली वो सेकेंड वेव से भी थोड़ी बड़ी ही दिख रही है। अमेरिका और स्पेन के बाद फ्रांस में कोरोना की 3 लहर आ चुकी है। यहां पर पहली लहर अप्रैल 2020 में आई तो दूसरी लहर नवंबर 2020 में। वहीं इस समय फ्रांस तीसरी लहर के चपेट में है। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित ब्रिटेन में महामारी की 2 लहर आ चुकी हैं। यहां पर अप्रैल 2020 में केस उछाल पर था, तो उसके बाद दूसरी लहर में जनवरी 2021 में ये अपने चरम पर था। लंबे लॉकडाउन के बाद ब्रिटेन में हालात सुधरे हैं, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। अगर हम दूसरी लहर ही अलग अलग देशों में देखें तो क्या हर देश में दूसरी लहर में ज्यादा इस समय इस वायरस ने तबाही मचाई है, या फिर भारत की स्थिति अलग है? देखिए, कई देशों में तो दूसरी लहर में इन्होंने काफी हंगामा मचाया था। इंग्लैंड एक एग्जाम्पल है हमारे पास, काफी हंगामा मचाया वहाँ, यहाँ तक कि डॉक्टर बोरिस जॉनसन को तो इंग्लैंड कितने दिन तक लॉकडाउन करना पड़ा था। भारत में क्योंकि बिकॉज हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो दूसरी लहर में बहुत तेजी आई है। एक क्योंकि गलती हमारे पब्लिक ने भी बात नहीं सुनती थी, कोई मास्क नहीं लगाता था, लेकिन वायरस में भी काफी म्यूटेशन हुए, जिससे ट्रांसमिशन इसका बहुत तेजी से बढ़ा। कोरोना की आशंकित तीसरी लहर पर हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।